मध्य प्रदेश में ट्रेन को उड़ाने की साजिश नाकाम की गई। सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही। डेटोनेटर की मदद से ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई। 18 सितंबर को आर्मी की स्पेशल ट्रेन को 10 डेटोनेटर से उड़ाने की रची गई थी साजिश, जिसे नाकामयाब कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नेपानगर विधानसभा में ट्रेन को उड़ाने का ये प्लान था। रेलवे ट्रैक पर लगाए गए थे 10 डेटोनेटर। ड्राइवर के अलर्ट होने की वजह से यह हादसा टल गया। एनआईए एटीएस मामले की जांच में जुटी। एक बड़ी साजिश रही जो नाकाम कर दी गई। किसके जरिए रची गई, अब एनआईए एटीएस मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्राइवर के अलर्ट के बाद जो लोको पायलट रहा, उसके अलर्ट के बाद यह हादसा टला है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे और उसके बाद जो मंशा थी, जो प्लानिंग थी, वो नेपानगर विधानसभा में ट्रेन को उड़ाने की थी। इसी एरिया में जब ट्रेन गुजरनी थी उसे उड़ाने की थी। एनआईए एटीएस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें अब आप सामने दिखाते हैं किस तरह से नेपानगर में देश के दुश्मनों की बड़ी जो साजिश है वो सामने आई है और ड्राइवर के अलर्ट होने के बाद जो इस हादसे को टाला जा सका। इस वक्त एनआईए और एटीएस की जो टीम है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एमपी में सेना की ट्रेन को उड़ाने की ये बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देने की कोशिश थी देश के दुश्मनों की तरफ से। पूरा प्लान क्या था ये आप जरा देखिए। ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। आर्मी ट्रेन जो सेना की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन, इसको उड़ाने की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। टारगेट पर आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी। जो जानकारी सामने आ रही है, एमपी के नेपानगर विधानसभा के साग फाटा क्षेत्र में ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। 18 सितंबर को ट्रेन उड़ाने की योजना थी। ये खबर इस वक्त आ रही है सामने। ट्रेन गुजरने के दौरान एक धमाका होता है। पटरी पर डेटोनेटर ब्लास्ट करना था। ये कैसे होता ब्लास्ट, ये पूरी जानकारी है। पटरी पर 10 डेटोनेटर रखे गए थे। ये साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया था और टारगेट पर सेना की स्पेशल ट्रेन थी। सभी 10 डेटोनेटर्स को बरामद किया गया। आप समझिए कि अगर ये धमाका हो जाता तो कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था। हादसा कैसे टला? डेटोनेटर पर ट्रेन गुजरने पर आवाज हुई है। आवाज होते ही ड्राइवर ने ट्रेन को तुरंत रोक दिया, तुरंत ब्रेक लगाए, तुरंत स्टेशन मास्टर को इसके बारे में जानकारी दी गई है। जांच करने पर पटरी पर और भी डेटोनेटर्स मिले हैं। यह खबर आ रही है सामने। अगर ट्रेन आगे बढ़ती तो और धमाके हो सकते थे और ज्यादा तबाही मच सकती थी। इस तरह से इस ट्रेन को, हादसे को टाला गया है। तो पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी तक हमने देखा कि जो साजिश है उसके तार कभी मालगाड़ी या फिर जो पैसेंजर गाड़ी है उससे जुड़े हुए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन को टारगेट पर लिया गया। निश्चित रूप से करुणा, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए भी खास है क्योंकि किस शख्स ने उसको इस बात की जानकारी दी कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। जिस डेटोनेटर की बात की जा रही है, डेटोनेटर पहले ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को इस बात का शक हुआ कि कोई ऑब्स्टेकल है। उसने उसी वक्त ट्रेन रोकी और ट्रेन रोकने के साथ ही उसे ऐसा लगा कि कोई आगे भी ऑब्स्टेकल है। जाँच में पाया गया कि 10 ऐसे डेटोनेटर्स पड़े हुए थे। इन जनरल इस तरह के डेटोनेटर्स का इस्तेमाल फॉग के दिनों में किया जाता है, जबकि यह पता हो कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है, यह बताने के लिए रेलवे जो है इस तरह के डेटोनेटर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी गर्मी का समय है, मानसून का समय है, कहीं कोई फॉग की स्थिति नहीं थी। ऐसे में 10 डेटोनेटर्स एक साथ कहां से आए, यह सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि रेलवे के आला अधिकारी से लेकर तमाम तरह की एजेंसियां उस जगह पे मौजूद जहां पे कि यह घटना हुई। इस पूरे मामले को इसलिए भी दबाया गया क्योंकि एक तरह से नाकामी थी। यह सबसे बड़ी बात थी कि अब तक पैसेंजर ट्रेन या फिर गुड्स ट्रेन को इस तरह से निशाना बनाया जाता था। पहली बार ऐसे देखा जा रहा है कि जब किसी सेना की ट्रेन को जो है निशाना बनाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि सारे प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोगों के हाथ पांव फूले हुए हैं और पूरे टॉप लेवल पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। करुणा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जांच इस पूरे मामले पर इस वक्त हो रही है। एनआईए और एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है। जांच के बाद क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया है। लोको पायलट ने सही समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश को रचा गया। यहां महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर मिला है, जिससे टकराने के बाद बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टल गया। दरअसल JTTN गुड्स ट्रेन कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। इसी दौरान जब प्रेमपुर स्टेशन पर लूप लाइन पर आई तो लोको पायलट को ड्राइवर सिग्नल से कुछ दूर पहले रेलवे ट्रैक पर कुछ नजर आया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और ट्रेन रुक गई। नीचे उतरकर देखा तो ट्रैक पर छोटा सा LPG गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस को दी गई। इससे पहले कालिंदी एक्सप्रेस के आगे ट्रैक पर LPG सिलेंडर के अलावा पेट्रोल और बारूद भी मिला था। अगर देखें तो कानपुर के साथ साथ अलीगढ़ और अजमेर में भी इस तरह की साजिश को रचा गया था। हालांकि सभी जगहों पर वक्त रहते साजिश को नाकाम कर दिया गया। पिछले 40 दिनों में 19 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। वहीं जून 2023 से अभी तक ऐसी 25 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और किसी के जहन में सवाल यही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब आपको 13 दिनों में हुई 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि देश में ट्रेन टेरर फैलाने की साजिश कैसे रची जा रही। हर दुर्घटना के बाद ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे शक और गहरा जाता है। पहली घटना 21 सितंबर यानी कल देर रात की है, जब सूरत के पास रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट निकाल ली गई। दूसरी घटना 19 सितंबर की है, जब यूपी के रामपुर में पटरी पर बिजली का खंबा रख दिया गया था। तीसरी घटना 11 सितंबर की है, जब हरदोई में दुर्गियाना एक्सप्रेस OHE तारों से उलझ गई। इससे धमाके के साथ OHE लाइन लगभग 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली बाधित होने से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई। नौबत यह आ गई। चौथी घटना 8 सितंबर की रात की है, जब कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। घटनास्थल के पास से एक पेट्रोल से भरी बोतल भी बरामद हुई। एनआईए इस मामले की जांच में जुटी है। पांचवी घटना भी 8 सितंबर की रात की है, जब अजमेर में एक ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के ट्रैक पर 2 जगहों पर कंक्रीट ब्लॉक रखे हुए मिले थे। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। और आइए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में कंस्ट्रक्शन कारोबारी से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी को धमकी दी गई है कि अगर मिलकर चलेंगे तो फायदा ही रहेगा। पीड़ित ने संबंध में थाना शालीमार गार्डन में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मोबाइल नंबर का कोड पुर्तगाल का है। पुलिस मानकर चल रही है कि आरोपियों ने वर्चुअल नंबर के जरिए ये कॉल की होगी। इस संबंध में व्हाट्सएप से जानकारी मांगी गई है ताकि आरोपी का IP एड्रेस ट्रेस हो सके। दरअसल व्हाट्सएप कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। घटना के खुलासे के लिए साइबर और सर्विलांस टीम भी तैयार की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कारोबारी सुधीर मलिक शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में रहते हैं। उन्होंने 20 सितंबर को थाना शालीमार गार्डन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर दिनांक 20/9/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है और घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। शीघ्र घटना का विधिक अनावरण किया जाएगा। खबर सहारनपुर से है, जहां पर जिला महिला अस्पताल की बिल्डिंग से गिरने से एक सफाई कर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वो छत पर टहल रहा था और तभी अचानक से वो नीचे गिर गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। युवक अस्पताल में संविदा पर सफाई कर्मी था। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस वक्त युवक छत से गिरा उस दौरान नीचे कई सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।
मृतक की पहचान शेखपुरा कदीम निवासी संदीप के तौर पर हुई है। सिर पर चोट लगने से बेसुध हो गया। घटनास्थल पर भीड़ लग गई। युवक काफी देर तक फर्श पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। मृतक का भाई भी अस्पताल पहुंचा और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परिजनों को सौंप दिया। सफाई कर्मी की मौत हादसा है या फिर हत्या, इसका अभी तक पता नहीं चला है। परिजनों ने पुलिस और सीएमओ को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि मृतक ने शराब पी रखी थी। वो महिला अस्पताल की छत पर गया। नशे की हालत में वो नीचे गिर गया। जिला अस्पताल में 93 सुरक्षा गार्ड्स की भर्ती की गई है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संदिग्ध आने जाने वालों पर नजर रखें। और बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला नानपारा तहसील से सामने आया है, जहां 2 भेड़िए देखे गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत फैल गई है। यूपी के बहराइच से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में 2 आदमखोर भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें दोनों भेड़िए एक बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बहराइच जिले के नानपारा तहसील के पीछे एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मकान मालिक प्रजापति ने जब अपना कैमरा चेक किया तो उसमें रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गौरतलब है कि बहराइच के महसी तहसील में पिछले 200 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने अभी तक 9 बच्चों समेत 10 को अपना शिकार बनाया है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वन विभाग का दावा है कि झुंड में 6 भेड़िए थे, जिनमें से 5 को पकड़ा गया है। हालांकि ग्रामीण वन विभाग के इस दावे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एक भेड़िया इस तरह से हमला कर रहा है, ये संभव नहीं है। अब सीसीटीवी में 2 भेड़ियों की तस्वीर सामने आई है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बाघ, सियार और लोमड़ी भी लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिससे कई जिलों के लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति प्रसादम विवाद को जल्द सुलझाने की बात की है। इस बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस मुद्दे को लेकर प्रायश्चित उपवास शुरू कर दिया है। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर देश भर में सियासी संग्राम मचा है। इस बीच इस प्रसाद में किसी तरह की मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका सुरजीत यादव नाम के एक शख्स ने दी है, जिसमें पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार को एसआईटी गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो पूरे मामले पर अब संत, पुजारी और हिंदू धर्म के विशेषज्ञों से सलाह करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। तिरुपति बालाजी प्रसादम को लेकर जारी घमासान के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू कर दिया है। आज पवन कल्याण गुंटूर के वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत में पवन कल्याण ने दावा किया है कि घी में मिलावट की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी प्रसादम को लेकर शुरू हुए विवाद पर चिंता जताई और कहा कि मंदिर प्रबंधन की देखरेख धार्मिक नेताओं और भक्तों को सौंपी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर से आज लोगों को संबोधित किया। भ्रष्टाचार के आरोपों से दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये बताया लोगों को। जनता की अदालत उन्होंने लगाई कि मैं अगर ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अब वो जनता के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे और ये बताएंगे कि वो कितने ईमानदार हैं। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है। इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले,
मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के उठाए गए सवालों को मंत्री गोपाल राय ने सही ठहराया। गोपाल राय ने कहा कि जनता फिर से प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर बैठाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय हमारे साथ है। गोपाल जी, क्या योजना है, किसी कार्यकर्ता के घर में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट होंगे? देखिए, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया है कि श्राद्ध के बाद नवरात्र में वो अपना घर खाली करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, बहुत सारे लोगों का उनके पास मैसेज आ रहा है, पार्टी के पास आ रहा है, उन्हीं में से किसी का घर चुनेंगे जहां पर वो रहेंगे। क्या अभी कोई कर लिया है कि किसको करना है? नहीं, अभी तो नवरात्र में इसको फाइनल करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आम चुनाव नहीं है, अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है, कैसे? निश्चित रूप से उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया है और उन्होंने यही बात कही है कि जब तक दिल्ली के जनता की अदालत की अग्नि परीक्षा में पास नहीं होता हूँ, तब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं संभालूंगा। हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग जिस तरह से हजारों की तादाद में आज जंतर मंतर पर आए हैं, जो उनका प्यार है, उत्साह है, वो आगे और बढ़ेगा एक कारवां और प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल फिर सरकार बनाएंगे। जंतर मंतर का अगला कदम क्या है? अगला कदम आपको सूचित करते हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम चुनाव नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस से भी सवाल पूछे। कपिल बेदी के साथ जिन भाटी में दिल्ली। वहीं आप नेता संदीप पाठक ने कहा है कि केजरीवाल का मकसद जनता के बीच जाना है और बीजेपी की गंदी राजनीति का अब जनता ही जवाब देगी। संदीप जी, कानून की अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, अब जनता की अदालत से क्या चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता ने बनाया था, कानून तो अपना काम कर रही है। कानून ने उन्हें बेल भी दे दी, पीएमएलए जैसे एक्ट में, जहां बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कानून तो अपना काम कर रही है। जब भी इनका प्रोसेस शुरू होगा कानून में, अदालत में, वो बरी हो जाएंगे। उसमें कुछ है नहीं, केस में एक चवन्नी करनी है। बड़ा प्रश्न ये है कि जिस जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया इतने प्यार से, अगर केजरीवाल पे लांछन लगाए तो जनता तय करे जनता क्या सोचती है। क्या जनता को लगता है कि केजरीवाल जी बेईमान है? क्या जनता को लगता है केजरीवाल जी ईमानदार है? अगर तो ईमानदार है तो जनता उनको वापस मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल जी ने बेईमानी की है तो जनता ना दे, सपोर्ट ना करे। क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की फुल टाइम अब भूमिका यही रहने वाली है? अरविंद केजरीवाल जी वैसे भी मल्टीटास्की थे, वो हर काम को सफलतापूर्वक करते थे। आज प्रश्न काम का नहीं है, आज प्रश्न नैतिकता का है, आज प्रश्न नैतिक मूल्यों का है, आज प्रश्न इस देश को एक नई राजनीति और नई दिशा दिखाने की। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर प्रहार किया। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया और कहा कि कोई भी इसे बहाल नहीं कर सकता। कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने अन्ना सेबेस्टियन के माता पिता से वीडियो कॉल करके बातचीत की है और भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अन्ना सेबेस्टियन ने दफ्तर में काम के दबाव की वजह से सुसाइड कर लिया था। राहुल गांधी ने अन्ना सेबेस्टियन के माता पिता से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और घटना पर दुख जताया। राहुल ने उन्हें भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे।
love working hours. Not do anything how many hours you have to work or you have to work Saturday. We have to work continuously. Night, Saturday, Sunday. No restrictions. We would, we like to raise the problem in the parliament. That's also be a request from you, Dravid ji. सेबेस्टियन की मां ने आरोप लगाया है कि काम का ज्यादा बोझ देने की वजह से कार्डियक अरेस्ट से उनकी बेटी की मौत हुई है। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है। नवंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव के संकेतों के बीच चुनाव आयोग की टीम अगले हफ्ते इन राज्यों का दौरा कर सकती है। सोर्सेस के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 23-24 सितंबर को झारखंड का दौरा करेगी, जबकि 27-28 सितंबर को ईसी की टीम महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी 26 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगे। 27 सितंबर को चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही अपने दौरे के आखिरी दिन 28 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करके चुनाव तैयारियों पर चर्चा करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोर्सेस की माने तो नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के बीच महाराष्ट्र में चुनावों की तारीख की घोषणा हो सकती है। पीएम मोदी का न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने भव्य स्वागत किया है। इस बीच पीएम ने जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हाथ से उकेरी गई चांदी की ट्रेन का मॉडल बतौर तोहफे में दिया। इस दुर्लभ नमूने को महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। 92.5% चांदी से बना ये मॉडल भारतीय कला का नायाब नमूना है। इस ट्रेन के मॉडल पर दिल्ली डेलावेयर लिखा हुआ है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पश्मीने की शॉल भेंट की, जो कि खास तरह के मेशी बॉक्स में रखी गई थी। पश्मीने के डिब्बे भी कला का एक अनूठा नमूना है, जो कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इस बीच पीएम मोदी का न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने भव्य स्वागत किया। अलग अलग संगठन से जुड़े भारतीयों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस पल को शानदार बताया। मोदी जी आए, जी सा आगा। मोदी जी ने जो पेटा भरा हमारी गला फोटो उतरवाया और मोदी जी की जो चेहरे की स्माइल देखी, हमारी सारी पिछले 4-5 घंटे की थकान दूर हो गई और भगवान ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को दे। मैं बोस्टन से सिर्फ पीएम से मैं आपको देखने के लिए आई हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मोदी है तो मुमकिन है। और अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के दौरान बांग्लादेश पर भी चर्चा हुई है। विदेश सचिव ने इसकी जानकारी साझा की है।
विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें किसी भी तरह के विवाद को कम करने पर जोर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि बहुपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न भागीदारों के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव पर चर्चा की। विदेश सचिव ने बताया कि मोदी बाइडेन की मुलाकात में बांग्लादेश के हालात पर भी चर्चा हुई। Whether there was a question on whether there was a reference to Bangladesh in the discussions. Look, as I said, these discussions cover subjects that are in the region. They may be of bilateral interest to one party or the other, but they do have significance beyond the region as well. And in this context, a number of situations came up for discussion. टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 280 रन से जीत लिया है। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा ने पहले बल्ले से और फिर गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने 515 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस जीत के हीरो रविचंद्रन अश्विन रहे। उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके, साथ ही पहली पारी में 113 रन बनाए। वहीं चेन्नई टेस्ट में करीब 20 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने अपने पुराने अंदाज में शतक जड़ा। तीसरे नंबर पर भारत के नए विकल्प शुभमन गिल ने भी अपने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी ठोकी। किसी भी टीम के खिलाफ भारत ने पहली बार लगातार 6 टेस्ट मैच जीते हैं। इस मैच में जीत के साथ भारत ने अपने होम सीजन की जोरदार शुरुआत भी की। इस सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों टीम के बीच एक बार फिर लड़ाई देखने को मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से ये दौरा भारत के लिए बेहद अहम होगा।